अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पर जो पैमरा ने आज मीडिया को एक डायरेक्शन जारी की है, तो उसको देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों पैमरा ने नई हिदायत जारी की हैं और मीडिया कैसे उसको कबूल कर लेगा, और क्या मीडिया कबूल कर लेगा। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कबूल कर लेगा, जैसा कि लग रहा है कि कर लेगा, तो फिर ये तो एक बहुत ही ऐसी सख्त कदगन है कि जिसके नतीजे में आज़ादी सहाफ़त तो बड़ी शदीद कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर इसके अलावा बड़े अजीब व गरीब से बिल जो हैं वो दो लेकर आए हैं नूर आलम खान, जिसमें जजों की तौहीन का रास्ता खुलने जा रहा है कि जजेस की आप जितनी मर्जी तौहीन करें, कोई मसला ही नहीं है। तो ज़रा तीन चार चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, नामालूम ख्वाजा सरा। नामालूम ख्वाजा सरा टॉप ट्रेंड कर रहा है। क्यों टॉप ट्रेंड कर रहा है नामालूम ख्वाजा सरा? इसलिए कि ख्वाजा सराओं ने आज हमला किया, जानलेवा हमला किया, यानी जान लेने की कोशिश की। वो जो ब्लेड है वो रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि उनके गले पर फेरने की कोशिश की, जो कि उनके गाल पर फिर गया, और उसमें जो है वो उनको ऊपर अटैक किया गया रऊफ़ हसन साहब पर। क्योंकि रऊफ़ हसन बहुत सख्त बात कर रहे हैं, तो ये ख्वाजा सराओं को नागवार गुजरी और ख्वाजा सराओं ने जाके हमला कर दिया। तो ये ख्वाजा सराओं को नागवार क्यों गुजरी है, ये बात, सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक तरीक़ाकार है, यानी पहले भी हमने देखा, कल भी उनके ऊपर एक कोशिश की गई ख्वाजा सराओं की तरफ से कि उनके ऊपर हमला करें, और इसी तरह से पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जहाँ पर ख्वाजा सराओं को भेजा गया मारने पीटने के लिए। तो ये एक नया तरीक़ाकार शुरू कर दिया है कि ख्वाजा सराओं के ज़रिए से आप हमले कराएँ। तो ये कौन है ख्वाजा सरा, यानी ख्वाजा सराओं का क्या मामला है रऊफ़ हसन साहब के साथ? तो ये बहुत ही तशवीश की, तकलीफ़ की, परेशानी और बेचैनी की बात है जो कि ये हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर। देखिए, पहले ही इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है, इस तरह के वाक़यात लोगों को और तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे। पहले यहाँ से हर बंदा मुल्क छोड़ के भाग जाना चाहता है, पहले कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता। और मैं डरते डरते ये बात करता हूँ, डरते डरते कि मुझे डर है, खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो कहीं कम पड़ने लग जाए। जो वतनियत है, यानी वतनियत एक ताकतवर जज्बा होता है, जिसके लिए हमने देखा ज़मानों से लोग जिहाद करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, आज़ादी की जद्दोजहद करते हैं, जंग करते हैं, और मुखालिफ कुव्वतों के लिए अवाम लोग खड़े हो जाते हैं। मुखालिफ कुव्वतें अगर आप बरसरे पैकार हों तो आप उनके लिए लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं। अभी वो मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हीरा मंडी देख रहा था, आज़ादी की खातिर जो तवाइफ़ें थी, और वो बिल्कुल एक ओरिजिनल कैरेक्टर 1857 की जंग आज़ादी से हमें मिलता है। ज़ेबुन्निसा नाम की खातून के 1857 की जंग आज़ादी में वो तवाइफ़ थी, और वो अंग्रेज़ों का राज चुरा कर वो जो जंग आज़ादी के मुजाहिदीन थे उनको दिया करते थे। और फिर जिस दिन उनसे कहा गया कि या तो कबूल कर लो या फिर गोली खाने को तैयार हो जाओ, उस खातून ने गोली खाई। ये ओरिजिनल कैरेक्टर है तारीख़ का, और इसको हीरा मंडी में एक सदी गुजरने के बाद जो है वो दोबारा से पेश किया गया। लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा सोसाइटी के हर तबके में मौजूद होता है, लेकिन मुझे पहली दफ़ा यह महसूस हो रहा है, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हुब्बुल वतनी का जज्बा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगे लोगों का। क्योंकि जब आप मुल्क छोड़ने की बात करते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं कहीं और जाके बस जाऊँगा, बावजूद इसके कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं तो उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं। वो पाकिस्तान के लिए बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो लोगों की बेचैनी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों की बेचैनी में इजाफा करने की ज़रूरत है। इससे ऐसे वाक़यात जिसमें ख्वाजा सरा ब्लेड लेकर लोगों पर हमलावर हो जाएंगे, सियासतदानों पर, और इसलिए कि शायद ख्वाजा सराओं को उनकी बात पसंद नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा सराओं का गुरु जो भी बैठकर ये हिकमत अमली बना रहा है, उस गुरु को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से जो है वो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है जो आज हमने देखी है। अब आ जाइए ज़रा, पैमरा ने जो एक ज़ेर समात जो केसेस हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाने का एक ऑर्डर जारी किया है। इसमें क्या कहा गया है, पहले मैं आपको ज़रा वो एक दो लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ। ये पूरा ऑर्डर आपके सामने है, लेकिन इसमें से दो लाइनें मैं आपको जो रेलिवेंट लाइनें वो पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि टीवी चैनल्स आर डायरेक्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम एयरिंग टिकर्स, हेडलाइंस with regard to court proceedings and shall only report the written order of the court। आप सिर्फ रिटन ऑर्डर
जो है वो रिपोर्ट करेंगे, न टिकर्स चलाएंगे, ना आप हेडलाइंस चलाएंगे, ना आप कोई और रिमार्क्स या जजेस की ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करेंगे। आप किसी भी केस को तब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक उसका रिटर्न ऑर्डर नहीं आ जाएगा। ये कितना मुमकिन है, पहले पूरी बात सुन ले फिर मैं बताता हूं। However, where court proceedings are broadcast live, such proceedings may be reported by the TV channels। हाँ, अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो वो वाले केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही वो रिपोर्ट नहीं हो सकता। अब ये जो है वो अजीब गरीब तरह की कदगन लगा दी गई है कि जी रिपोर्ट ही नहीं करेगा। अब देखें क्या होता है, एक केस की समाअत हुई है नहीं हुई, रिपोर्ट करना पड़ता है। केस में किसी को गवाह को बुलाया गया था, गवाह पेश हुआ या नहीं हुआ, रिपोर्ट करना पड़ता है। गवाह ने पेश होकर क्या उजुर दिया है, ये लोगों का जानना हक है। आप लोगों को उनके जानने के हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? कैसे? लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि भाई अदालत में आज क्या हुआ है। आज साइफर केस में आर्गूमेंट्स हुए हैं तो वकील के पास दलील क्या थी, ये जानना लोगों का हक है। क्यों नहीं होगा भाई, पूरी दुनिया में ऐसी कोई कदगन मौजूद है। लेकिन यहां पर पैमरा ने कदगन लगा दी। अब क्या होगा इससे? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस कदगन को कबूल कर लेगा तो क्या होगा? फिर सोशल मीडिया रिपोर्ट करेगा, यूट्यूबर्स रिपोर्ट करेंगे। और यूट्यूबर्स आपको बहुत बुरे लगते हैं, सोशल मीडिया आपको बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया तो बुराई की जड़ है। तो भाई आप अपनी अक्लमंदी और समझदारी से खुद मेन स्ट्रीम मीडिया से छीन कर चीजें सोशल मीडिया के हवाले कर रहे हैं, उनको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको ताकतवर बना रहे हैं, उन पर डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो लोग तो देखेंगे। लोग किसको देखेंगे? वैसे तो खैर पहले लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बहुत कम कर दिया है, रेटिंग्स गिर गई हैं। पहले बहुत लोग देखा करते थे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोग सोशल मीडिया पर कोर्ट रिपोर्टिंग वगैरह इस तरह की चीजें लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स को देखते हैं। तो आप खुद कोर्ट रिपोर्टर्स सोशल मीडिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वहां पर रिपोर्ट करें। फिर आप तो ठीक है, एक तरफ आपको सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता, आप उसके पर काटना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका काम भी बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो कौन अकलमंद बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाता है? मैं तो इस बात पे हैरान हूं, कौन सियाना बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाता है? बावजूद बजाय इसके कि आप कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करे, उसको बेहतर बनाएं, आप एक रास्ता ही बंद कर रहे हैं ताकि दूसरे रास्ते खुल जाए। तो ये जो और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा कि क्या रिपोर्टर जो है वो क्या चैनल्स रिपोर्ट करना छोड़ देंगे? क्या कोर्ट रूम के अंदर 10 चीज़ें रोज़ाना होती हैं, कैसे आप रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे उसको? तो ये मैं समझता हूँ कि इसको महदूद पाबंदी लगाई जा सकती थी। मसलन ये है कि जो अदालत की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सवालों की शक्ल में होती हैं या रिमार्क्स जो हैं उसको कोट करने में एहतियात की जाए, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती थी, कोई और स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी। लेकिन ये बहुत ही भोंडी किस्म की जो है वो कदगन लगाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ये बिल्कुल कोई समझदाराना फैसला मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा जनाब, दो चीज़ें और हैं। एक तो नूर आलम खान साहब ने एक बिल मनसूखी का बिल जमा कराया है। नूर आलम खान जो कि JUI के जो है वो टिकट पर जीते हुए हैं, और जीते क्या हैं हमें पता ही है वो क्या जीते हैं। नूर आलम खान इन हालात में 25 दफ़ा इलेक्शन होते तो नहीं जीत सकते थे, उनकी ज़मानत ज़ब्त होनी थी। लेकिन बहरहाल नूर आलम खान साहब जीते हैं और JUI के खाते में जीत गए। चलें, JUI को भी इसका फ़ायदा होगा कि उनको एक सीट मिल गई, लेकिन वो JUI से उनका कितना ताल्लुक़ है ये हमें पता ही है। अच्छा, वो बिल लेकर आए हैं तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करने का। वो कह रहे हैं कि जो तौहीन अदालत का कानून है इसको ख़त्म कर दिया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चलें ये फैसल वार्डर और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग जो अदालतों के ऊपर चढ़ाई रोज़ाना करते हैं उनको तो छूट मिलेगी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लायंस कर देना या उसको इंप्लीमेंट करना ये कौन करेगा? यानी अदालत अगर एक ऑर्डर करती है, उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो कोर्ट उस पर तौहीन अदालत हो जाती है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं कि आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। और यहां पर वो बिल लेकर आ रहे हैं कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून ही खत्म कर दें। यानी आप जो मर्जी जजेस को कहें, आप कहें कि मैं इस जज को जो है वो इसके बच्चों पर इसकी ज़मीन तंग कर दूंगा तो कोई तौहीन अदालत नहीं होगी। आप कहेंगे हम तुम्हारी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, कोई तौहीन अदालत नहीं होगी, क्योंकि कानून ही नहीं होगा। जब कानून ही नहीं होगा तो आप जजेस को जो मर्जी कहते फिरें। ये एक नई तरह की साजिश जो है वो अदलिया के खिलाफ तैयार हो रही है। और नूर आलम खान अगर ये बिल लेकर आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर तो नहीं ला रहे होंगे। तो ये और फिर दूसरा क्या कानून ला रहे हैं? वो दूसरा लेकर आए हैं कि जी दोहरी शहरियत के हामिल जजेस की तैनाती पर पाबंदी हो। चले ठीक है,
जो जजेस दोहरी शहरियत के हामिल हैं उनको ना जज लगाएं, ये बात सही है, आप पार्लियामान फैसला कर ले तो कर ले और ये इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन ये जो तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करना है, ये बहुत ही मुज़िक्का खेज़ बात है। इसका मतलब यह है कि आप जजेस को टोला कहें, गैंग कहें, करप्ट कहें, जजों की और उनके ख़ानदानों पर ज़मीन तंग करने की बात करें और उनकी पगड़ियाँ उछालने की बात करें, पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात करें, कोई आपको पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो कानून ही नहीं होगा तौहीन अदालत का। तो ये जनाब नूर आलम खान साहब ये कानून लेकर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फैसल वाडा साहब ने आज बड़ी मज़ेदार हरकत की है। फैसल वाडा साहब ने जस्टिस अतर मिनल्लाह के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है कि एक पार्लियामेंटेरियन का, एक सेनेटर का इस्तेहकाक मजरू हुआ है जनाब प्रॉक्सी कहने से। चूँकि उनको प्रॉक्सी कहा गया है और वो समझते हैं कि उसको साबित नहीं किया जा सकता, मेरे बाप दादा की इज्जत पे हाथ डाला है और मुझे प्रॉक्सी कह दिया है, तो इसलिए फैसल वाडा साहब समझते हैं कि उनका इस्तेहकाक मजरू हुआ है, इसलिए उन्होंने इस तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दिया। अब तहरीक इस्तेहकाक में होता यह है कि जो कमेटी होती है उसमें फिर उस मुतल्लिका शख्स को बुलाया जाता है। तो ये अब मामले को लेकर जा रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह को कमेटी के सामने बुलाया जाए, पेश किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने इसको प्रॉक्सी क्यों कह दिया। यानी इतना शोर मचाओ कि असल मामला दब जाए। आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात कर रहे हैं, वो दब जाए, और प्रॉक्सी कहने वाली बात जो है उसको इशू बना लिया आपने। ये नहीं बता रहे कि आपने धमकी क्यों दी थी जजेस को, और वो कहते हैं कि जी मैं अपने इस बात पे कायम हूँ। तो ये अब आप देखें, ये जो एक हद तक के इज्जत का बिल आ रहा है, हद तक इज्जत का बिल आ गया है, बल्कि पंजाब में हद तक इज्जत का बिल आ गया है। ये इतना ख़तरनाक बिल है कि इसमें जो है वो आपको जो शख्स जिसकी कोई बात पसंद नहीं आई, आप उसको उठा के उस पर 30 लाख रुपए जुर्माना फौरी तौर पे कर सकते हैं, और उसमें ना कोई स्टे ऑर्डर है, ना कोई उसमें जो है वो आपके पास रेमेडीज़ हैं। तो ये एक जो है वो आप कानून एक जल्दी में इतना सख्त कानून लेकर आए हैं, और साथ ही जो इसमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो चीखो पुकार कर रही हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अब मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि ये बिल आ रहा है या इसमें जो हद तक इज़्ज़त वाला कानून है वो सख्त हो रहा है। तकलीफ़ इस बात की है कि हुकूमत के जिसकी के ख़िलाफ़ मर्ज़ी होगी उसके कानून से उस पर अमल दरामद करेंगे, और जिसकी नहीं होगी, जिसको नहीं आपने कुछ कहना होगा, वो जो मर्ज़ी, यानी एक तरफा ट्रैफिक चलेगा। एक तरफ आप अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा करेंगे, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके खिलाफ जो बात करेगा उसको आप उठा के अंदर डालेंगे, 30 लाख रुपए जुर्माना करेंगे। 30 लाख रुपए, 3 मिलियन। अब आप देखें मसलन एक हुकूमती एक PMLN की सपोर्टर हैं, पहले वो टिकटॉकर हुआ करती थी, फिर वो अभी MNA बन गई थी, बनते बनते रह गई, फिर MNA बन के उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया। अभी वो कह रही थी सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था ट्विटर पे, वो कह रही थी कि रऊफ हसन का ख्वाजा सराओं के साथ लेन देन का मामला था, और रऊफ हसन जो है वो उसकी वजह से उनको मार पड़ी है। अब इस पर एक तो बेचारे को मार पड़ी, दूसरा रऊफ हसन अब चाहे कि हद तक इज्जत का दावा इनके खिलाफ करें, तो क्या रऊफ हसन को भी यानी PMLN की एक खातून के खिलाफ रऊफ हसन को भी कोई मिलेगा, रिलीफ मिलेगा? तो इसका इम्कान तो मुझे नज़र नहीं आता। फिर और मरियम साहबा खुद क्या कहती रही हैं हद तक इज्जत के मामले में, ज़रा ये तो सुनिए, आपको पता चले कि वो क्या कहती हैं, सुने ज़रा। जहां पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। कल को अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है, ये वादे मैं याद रखूंगी। और मैं तो मीडिया रेगुलेशन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती। इस खातून को कोई समझाए कि यार ये आप कहती रही हैं खुद, और अब देखें एक ऐसा सख्त काला कानून लेकर आए हैं कि मीडिया सहाफती तंजीमें चीखती चिल्लाती रह गई हैं और झूठ बोला, फ्रॉड किया उनके साथ। उनसे कहा, पैगाम भेजा कि आप बाइकआउट ना करें,
हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात सुन के करेंगे जो करना होगा, और उनको बाहर निकाल के फटाफट जो है वो बिल मंजूर कर लिया। तो ये है फ्रॉड, धोखा। तो ये अब जो है वो ये लाया जा रहा है। अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, अपनी मर्जी के ये जो है वो लोगों को सजाएं देंगे। अज़मा बुखारी ने क्या कहा था तारिक मतीन को कि तारिक मतीन ने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसको कत्ल करा दिया। हालांकि दुनिया जानती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कि राहज़नी की वारदात में जो है वो डाकुओं के हाथों वो शख्स किसी और को बचाते हुए मारा गया था, और उस पर तारिक मतीन पर यह इल्ज़ाम अज़मा बुखारी ने लगाया था। और अज़मा बुखारी अभी हद तक इज्जत का कानून लेकर आ रही हैं। अब सोचें, तो ये जो कानून है, इस तकलीफ दे बात यह है कि सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल होगा, ये अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। और फिर ये इतना अजीब व गरीब सा मौजू है। हद तक क्या है, हद तक कैसे साबित होगा कि क्या हद तक हुई है किसी की, और कैसे इस पर, ये तो जिसको आप चाहेंगे उसको पकड़ेंगे, उसके नंबर्स को ब्लॉक करेंगे, उसके व्हाट्सएप को ब्लॉक करेंगे, उसकी बाकी उसके ऊपर कदगने लगाएंगे। तो अजीब व गरीब सी ये हुकूमत जो है वो, इसका ज़हन जो है वो अभी से चल गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।